बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को रिलीफ देने पर बज़िद हैं। बहुत ही सख्त लेकिन बड़ी ही मानीखेज़ स्टेटमेंट है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की। ज़रा उनके अपने ही अल्फाज में सुन लें। मुझे यकीन है कि ये जजेस इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो कि पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सोच रखती है, मगर चंद काली भेड़ें जो इमरान न्याजी के लिए तुले हुए हैं। आज मैं इन जजेस की खिदमत में ये बात बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि नवाज शरीफ के जमाने में तो कई कई साल जमानतें नहीं होती थी। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। काली भेड़ें का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने। चंद जजों के बारे में उनको काली भेड़ें करार दिया है। तो इस पे जो तहरीक इंसाफ जो है उसका क्या रिस्पॉन्स है? आज रऊफ़ हसन साहब ने क्या कहा, ज़रा वो भी सुन लें। कल आपने पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर की आपने तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ की है, जिसमें उन्होंने इंतहाई गलत ज़ुबान इस्तेमाल की है उन जजेस के बारे में जो कि आज़ादाना फ़ैसले करना चाह रहे हैं। तो ये एक ट्रेडिशन रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, और आज भी ये जस्टिस को ख़रीदना चाहते हैं। कहते हैं ये लोग जजेस ख़रीदते हैं। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आज जो गैर शरई निकाह केस है उसमें इस्लामाबाद की एक अदालत के जज जो हैं वो अपना फ़ैसला नहीं सुना सके और अदालत में काफ़ी शोर शराबा हुआ, अदालत के बाहर हंगामा राई भी हुई। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि हुकूमत के कुछ नुमाइंदों ने आज ऐलान किया है कि जी जो इमरान ख़ान है उनके ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा कायम किया जाएगा। तो ये अगर गद्दारी का मुकदमा कायम हो रहा है तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो 2 दिन पहले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब ने मुस्कुरा के ये बताया था जी कि मरकज़ और सूबे में मामला जो हैं वो अच्छे तरीके से चलेंगे। इसका क्या मतलब है? क्या ये इंटरेक्शन, ये जो डिप्लोमेसी थी ये नाकाम हो गई है? और अगर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा बनाया जाता है तो वो सस्टेन कर सकेगा या नहीं कर सकेगा? तो इसमें गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, चीफ व्हिप हैं मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में, और कल उस इजलास में शरीक थे जहाँ पे नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने तकरीरें भी की। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पहले अली ज़फ़र साहब से बात कर लेता हूँ क्योंकि वो कानूनदान भी हैं। अली ज़फ़र साहब, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने अदलिया की कुछ जजों को काली भेड़ें करार दिया है, तो ये लफ्ज़ जो है ये हज़म हो जाएगा या मामला जो है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएगा? हामिद मीर साहब, 100% कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जाएगा, और उसकी वजह यह है कि अगर वो जनरली जुडिशरी के बारे में बात करते तो अलग थी बात, लेकिन उन्होंने कहा है कि चंद जज साहिबान ने जिन्होंने इमरान खान साहब के हक़ में फ़ैसले दिए हैं या दे रहे हैं, उनको उन्होंने उनके ख़िलाफ़ ऐसा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो शायद मैं नहीं दोहरा सकता इस वक्त आपके सामने, लेकिन आपने उनको सुना दिया अपनी इंट्रो में। तो ये जो अल्फाज हैं ये अब डायरेक्टली उन जज साहिबान के ऊपर हैं, और उनका नाम बेशक ना लिया हो लेकिन हर एक को पता है उनका नाम कि कौन से जज साहिबान हैं जिनके बारे में बात हो रही है। आप हमारे कानून में जजमेंट्स के बारे में, फ़ैसलों के बारे में तो बिल्कुल बात कर सकते हैं, लेकिन जज जो है जिसने जजमेंट लिखी है या फ़ैसला किया है उसको तनकीद का निशाना इस तरह या उसके ख़िलाफ़ इस तरह तौहीन अमेज़ अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये कानून है हमारा, और अगर आप ये करते हैं तो फिर अदालतों के पास और कोई चारा नहीं, वो ना भी चाहते हुए उनको कंटेम्प्ट का नोटिस देना पड़ेगा। और अगर शहबाज शरीफ साहब माजरत नहीं करते तो फिर उनको सज़ा भी हो सकती है। ये पोजीशन है इस स्टेटमेंट के बाद। और मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि अगर आप स्टेटमेंट इटसेल्फ को देखें तो वो भी मेरिट्स पे गलत है, क्योंकि इस वक्त जो कुछ हो रहा है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और हमारी लीडरशिप के ख़िलाफ़,
हमारा ख्याल, हमारा तासुर मुख्तलिफ है। हमारा तासुर ये है कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। निचली जो अदालतें हैं, जो निचले जजमेंट्स आई हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत मुकदमे थे, लेकिन फिर भी सज़ा हुई। और हमारा इतनी ताख़ीर हो रही है हमारे फ़ैसलों में कि हमें वो भी नाइंसाफ़ी नज़र आती है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद हमें यकीन है कि अल्टीमेटली ये फ़ैसला दुरुस्त होगा, इंसाफ के मुताबिक होगा। अब अगर कोई जज इंसाफ के तकाज़े पूरे करते हुए फ़ैसला करता है और ज़मानत देता है, या अदालत का जो फ़ैसला है वो ये होता है कि सज़ा ख़त्म होती है, तो फिर उस पर तनकीद करना दुरुस्त नहीं है। मैं सजेशन ये होगी शहबाज शरीफ साहब को कि पहले वो केसों की नौयत देखें, मुकदमा समझें और फिर ये इस किस्म के कोई इल्ज़ाम लगाएं। ठीक है। ये उन्होंने सियासी फ़ैसला किया, सियासी अल्फाज इस्तेमाल करते तो बेहतर था, लेकिन उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर दिए जो कि डायरेक्टली तौहीन अदालत बनता है। मैं नहीं कहना चाहता कभी ऐसी बात कि किसी के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत हो, स्पेशली एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, लेकिन जब आपने सवाल पूछा तो मुझे यही जवाब देना पड़ा कि मेरी नज़र में इन अल्फाज को आप तौहीन अदालत ही समझ सकते हैं, इसके अलावा और कोई इसका लॉजिक नहीं, कोई इसका डिफेंस नहीं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आप तो वहाँ मौजूद थे जहाँ पे ये तकरीर की गई, तो आप नहीं समझते कि पहले भी आपके जो साथी हैं तलाल चौधरी साहब और उनके साथ थे दानियाल अजीज़ चौधरी साहब, वो तौहीन अदालत में उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, तो शहबाज शरीफ साहब को थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, जो अभी इसी तनाजुर में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जो बात की है, इसी को थोड़ा सा अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, बुनियादी तौर पे जो आपने अपने प्रोग्राम के इब्तदाइया में जिन जिन मसाइल और इशूज़ को आज टेकअप किया है, करोड़ों लोग आज आपको ये प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर दुनिया भर में। मेरा सवाल ये है कि उनमें से कितने % लोग ऐसे हैं जिनका इन मौज़ूआत में कोई दिलचस्पी है या किसी का इन मौज़ूआत से कोई भला होना है। करंट इश्यूज़ यही है ना जो आपने बताए हैं, इसमें कोई आपने अपने पास एक कहानी तो नहीं घड़ी, यही इश्यूज़ है। हर टॉक शो पे ये डिस्कस होंगे। मैं हर टॉक शो की बात कर रहा हूँ जो आज पाकिस्तान में 60-70 चैनल हैं। हम ट्रैक से हट गए हैं बहुत ज़्यादा। हमें चाहिए ये कि हम उन इश्यूज़ पे आएँ, उन चीज़ों के ऊपर आएँ कि जिससे कोई मुल्क की बेहतरी हो, मुल्क जो है मसाइल की दलदल से निकले। अब इदारों का ये जो आपस में एक कैफियत नज़र आती है तनाव की, इस कैफियत से तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो एक बेयकीनी और सिस्टम में मौजूद एक अनसर्टेनिटी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इलेक्शन के बाद बिल्कुल ये बात कही जाती थी कि शायद मामलात आगे बढ़ेंगे, सरमायाकारी आएगी, हर जगह मईशत की बात हो रही है कि मुआशी तौर पर मुल्क में मुस्तहकम हो। इन हालात में मुल्क मुस्तहकम नहीं हो सकता। और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, मैं ये कहूँगा कि हमारी जमात तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट में है, मरकज़ में, और तकरीबन तमाम ही जमातें खैर इस वक्त हुकूमत में हैं मुख्तलिफ़ शक्लों में, लेकिन हम मरकज़ में हैं, पंजाब में हैं। अटमोस्ट हमारी एफ़र्ट्स ये हैं कि हम जमातों को साथ ले कर चलें, निज़ाम को आगे बढ़ाएँ, मुल्क के लिए कुछ बेहतरी करके लाएँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो इस वक्त बैरिस्टर साहब ने जो बात की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस से लेके हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस तक, मैं नहीं कहूँगा कि किस किस मौके के ऊपर क्या क्या सोशल मीडिया कैंपेन तहरीक इंसाफ की तरफ से चलाई गई। जजेस की जज तो जज, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि फ़ैसलों पे बात हो सकती है, जज पे नहीं हो सकती। आपने तो जजेस की फैमिलीज़ तक को नहीं छोड़ा, उनकी तस्वीरें लगा लगा के उनकी तौहीन और हत्या की गई। कहाँ तक ये मामला चलेगा और कहाँ तक जाएगा? इसे रुकना चाहिए, रुकना चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बताया ना कि ये जो वज़ीर दाखिला और गंडापुर साहब की जो आपस में इंटरेक्शन हुई थी, तो ऐसा लग रहा था कि कोई मामलात जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे, लेकिन आज तो आपके कुछ साथी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। तो आप समझते हैं कि उसको गद्दार करार देने से को पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ जाएगी? देखिए, इमरान खान साहब के दौर में और ख़ास तौर पर जब उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई, उनके डिप्टी स्पीकर साहब ने जिस तरह आइन का मजाक उड़ाया, फिर ये कहना जनाब कि इमरान खान है तो पाकिस्तान है, फिर इमरान खान साहब का कभी भी इन मामलात के ऊपर 9 मई जैसे वाक़यात हुए उनकी मजम्मत नहीं आई, इदारों के ऊपर जिस तरह चढ़ाई की गई, शुहदा की यादगारों को जिस तरह मस्मार किया गया, ये वो वाक़यात हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक वाज़ेह मौक़िफ़ आना चाहिए। अभी जिस तरह आपने देखा पिछले 2 या 3 दिनों में इमरान खान साहब के जो ऑफिशियल ट्विटर है, उनका अकाउंट है,
वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं, वहाँ से जनाब शेख मुजीबुर रहमान का कंपेयर किस किस से किया जा रहा है, किस किस को कहा जा रहा है, गद्दार कौन है, ये सारी कंपेन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चला रही है और इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से चलाई जा रही है, इसका जवाब तो आपको देना होगा। क्या ये मुल्क दोस्ती है या मुल्क दुश्मनी है? मुल्क दुश्मनी का दूसरा नाम जो है वो गद्दारी होती है। हम नहीं चाहते कि हम किसी को लेबल लगाएं कि वो गद्दार है, क्योंकि सियासत में किसी को गद्दार डिक्लेयर कर देना, किसी को गद्दारी के पर्चे देने से मुल्क में कोई वो दूध और शहद की नहरें नहीं बहने लगती। किसी भी एक जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर का, लीडर का कोई ख्वाहिश नहीं है कि हम किसी को गद्दार डिक्लेयर करें, लेकिन ये सारे इक़दामात, ये दोबारा मैं कहूँगा कि ये मुल्क दुश्मनी है, आप इसे गद्दारी से मुतरादफ हैं, ये आप इसे डिनाई नहीं कर सकते। अच्छा अली ज़फ़र साहब, ये जो एक हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब का जो अपना एक पर्सनल ट्विटर अकाउंट है, बज़ाहिर वो जेल में है लेकिन वो अभी तक एक्टिव है, और वहाँ से जो मवाद फैलाया गया है वो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरे में आता है। गो इसकी एक वजाहत की है बैरिस्टर गौर साहब ने, लेकिन क्या बतौर वकील आप समझते हैं कि उनकी वजाहत जो है वो काबिल कबूल है? जी देखें, दो एस्पेक्ट्स का जवाब देता हूँ। आपके इस सवाल का जवाब 1 सेकंड में देता हूँ मैं, लेकिन पहले आपने जो जिक्र किया था मेरा ख्याल है बड़ा ज़रूरी है समझना कि ट्विटर जो है एक जब इस्तेमाल करता है शख्स, तो वो ट्विटर जनरली आपका अपनी ज़ुबान में होता है, आप खुद ही उसको टाइप करते हैं। लेकिन चूँकि इमरान खान साहब नहीं हैं, जेल में हैं, उनके पास ट्विटर हैंडल अपना खुद नहीं, तो वो एक तरह से किसी को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और फिर उस इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक वो इस वक्त ट्विटर चलता है और उसको चलाया जाता है। तो उनकी इंस्ट्रक्शंस में और वो जो ट्विटर को लिखने वाले हैं उसमें हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाए ज़ुबान का, और उस चीज़ को आपको मद्देनज़र रखना पड़ेगा। बैरिस्टर गौहर साहब ने वो वजाहत की थी लीगली, तो वो वजाहत करनी है जो ट्विटर जिनका है इस केस में इमरान खान साहब का, लेकिन चूँकि वो जेल में हैं, उनका मौक़िफ़ बाहर नहीं आ सकता, तो इसलिए बैरिस्टर गौहर साहब ने उनके बिहाफ पे ये स्टेटमेंट दी है और इसको इसी कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। जो आइडिया है बड़ा क्लियर है और उस आइडिया से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं भी उसी आइडिया पे यकीन रखता हूँ कि कोई भी कौम जो है, अगर उसने आज का हाल अपना देखना है और मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है कि क्या हो सकता है, तो फिर वो माजी की तरफ देखे और माजी की गलतियों से सीखे, चाहे वो जो भी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों जिन्होंने गलतियां की जिसकी वजह से पार्लियामेंट ख़त्म हुए और मार्शल लॉ आया, चाहे वो जुडिशरी हो जिसने कभी मार्शल लॉ का साथ दिया, कभी साथ नहीं दिया, कभी हदूद पार कर दिए अपने, उसकी वजह से क्या नुकसान हुआ मुल्क को और कौम को, उसको देखना है ज़रूरी, उसे सीखना है। इसी तरह जो दूसरी इंस्टीट्यूशंस हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने क्या किया उससे भी सीखना है। हमें सबको पता है कि 1971 से बल्कि उससे पहले भी क्या होता रहा और क्या वजूहात थी कि पाकिस्तान डिवाइड हुआ। उसमें कुछ पॉलिटिशियंस की गलतियां थीं, कुछ बदनीयती थी, कुछ स्ट्रेटजीज़ थी जो हमारे दुश्मनों की चल पड़ी, उनकी चालें कामयाब हुई। तो ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके उनसे सबक सीखना है। ट्विटर का असल मकसद ये था, लेकिन वो जो लैंग्वेज था उसमें शायद कोई डिफरेंस आ जाए, तो वो आपको उस चीज़ को नहीं, लेकिन कर सकते हैं इमरान खान साहब में, जहां इमरान खान साहब की ट्वीट्स की बुनियाद पर उनके खिलाफ अगर गद्दारी का मुकदमा कायम होता है, तो आप समझते हैं कि उनके लिए ख़तरा पैदा हो जाएगा कि वो काफ़ी अरसा जेल में रहेंगे? जी बिल्कुल, कोई ख़तरा नहीं। देखें, केसेस तो बन रहे हैं, केसेस तो मुझे भी इत्ला है कि हर किस्म के केसेस बनाने की कोशिश की जा रही है, और मकसद इसका सिर्फ ये है कि किसी भी सूरत में उनको बाहर ना निकाला जाए। जो मैं पिछले 2 साल से लगा हूँ इन केसेस में, मुझे पता है कितने बेबुनियाद केसेस हैं। मुझे ये भी पता है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि इन केसेस में कोई जान नहीं है। अच्छा, और केसेस भी बनाते जाएं, उसमें भी कोई जान नहीं होगी, अल्टीमेटली इंसाफ होगा। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें, जो मुझे परेशानी होती है जब मैं देखता हूँ कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हुकूमत में हैं, वो एक वक्त जब अपोजिशन में थी तो बड़ी बात करती थी कि जी नैब का कानून बड़ा गलत है, इसको ख़त्म करें, और वो ख़त्म उसको किया भी गया, उसको डाइल्यूट भी किया गया, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट भी की गई। लेकिन अभी आप देखें कि दोबारा से
वो आ गई हैं कि जी बेल भी नहीं मिलेगी और 40 दिन तक आप अंदर भी रख सकते हैं, और नैब में और तरामीम भी आ रही हैं जिसकी मुझे इत्ला है। तो ये सारी चीज़ें जो रिवर्स हो रही हैं ये क्यों की जा रही हैं? ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्यों एक जमहूरी हुकूमत, सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत करने जा रही है? इन सारी चीज़ों पे हमें गौर करना है। दुरुस्त बात की अभी कि हाँ मईशत का इशू है, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आप पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए इक़दामात तो करें। आप उसको अपना इंटेंशन, अपनी नीयत तो दिखाएं कि हमारी नीयत साफ़ है। ये नैब कानून जो आया आपने देख लिया कि उसका क्या रिज़ल्ट है। पेमरा का जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं मीडिया को गैग करने के लिए कि आप अदालती कार्रवाई रिपोर्ट नहीं कर सकते, इसको आप देखिए। आपने मिसिंग पर्सन केस में आप माइकस क्योरे हैं, उसमें देखेंगे कितना कन्फ्यूजन है। अजीबोगरीब अटर्नी जनरल कुछ बात करते हैं कि जी हमारे पास आ गया है, मौजूद है एक शख्स, और जाके जब उनकी वाइफ जाती हैं तो शख्स होते ही नहीं उधर। ये अटर्नी जनरल साहब की स्टेटमेंट, अच्छा, इस पे फॉल्स स्टेटमेंट करार दी जाएगी। इस पे भी बात करते हैं, इस किस्म की सारी बातें आप देखते हैं। लेकिन मैं तारिक फजल चौधरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ। तारिक फजल चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में, क्योंकि आप कुछ दिन पहले तक बड़े ऑप्टिमिस्टिक थे कि बातचीत बड़ी अच्छी हो जाएगी, मुख्तलिफ चैनल खुले हुए थे, स्टैंडिंग कमेटियों में रिप्रेजेंटेशन होने वाली थी, तहरीक इंसाफ वालों से आपकी एक मीटिंग में उनसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी हुई थी, फिर गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब के राब्ते हुए, उन्होंने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब आप कह रहे हैं हम गद्दारी का मुकदमा बनाएंगे, तो किधर जाएंगे मामला? मीर साहब, डॉक्टरी में जब कोई गोली बहुत कड़वी हो और वो मरीज़ निगल ना सके तो हम उसे शुगर कोट करते हैं ताकि वो आसानी से निगली जा सके। अब इमरान खान साहब जो गोलियां जेल से जारी कर रहे हैं, वो इदारे या पाकिस्तान की आवाम क्या निगल सकें या डाइजेस्ट कर सकें? उनकी अपनी पार्टी के लोग नहीं निगल पा रहे। अब अली ज़फ़र साहब बहुत खूबसूरत तरीके के साथ वो मौक़िफ़ दे रहे हैं जैसे कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता। वो मौक़िफ़ जो ये दे रहे हैं कि जनाब कोई भी कौम, महज़ब कौम, तरक्की करती हुई कौम, तरक्की याफ्ता कौम अपनी माजी की गलतियों पर नज़र रखते हुए उनकी गलतियों से सीखता है और आइंदा वो गलतियाँ नहीं दोहराता। इस स्टेटमेंट की हद तक मैं 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन इमरान खान साहब का जो ट्विटर पे जो कुछ कहा जा रहा है वो ये नहीं है। वो ऐसी कड़वी गोली है जो ख़ुद PTI के इन जैसे ऑनरेबल लोग हैं जमात में, वो भी नहीं निकल पा रहे, वो भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और वो दोबारा मैं ये बात कहूँगा कि आप इस हद तक रहें तो ठीक है। 1971 में क्या हुआ उसको पाकिस्तान में दोबारा हमने अपनी गलतियों से कितना सीखा उस पर बात करें, डिबेट करें, सेमिनार्स करें, असेंबली में तकारीर करें, ज़रूर करें। लेकिन आप शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर लगा के, साथ आर्मी के अफसरान की तस्वीरें लगा के आप ये कह रहे हैं कि बताएं दोनों में से गद्दार कौन है? ये है मुल्क दुश्मनी और गद्दारी। ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और कोई मजमून नहीं लिखा गया ट्विटर पे कि इमरान खान साहब ने अपना एक मौक़िफ़ दिया और उसके बाद जनाब लिखने वाले ने वो पूरा एक मजमून लिखा, चंद जुमले ऊपर नीचे हो गए। ये ट्रेंड है जो कि इस वक्त चलाया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन ट्विटर्स को, उन लाइन्स को, उस पूरे थीम को लेके आपने सोशल मीडिया पे यलगार की हुई है। ये है मुल्क दुश्मनी। अच्छा, तो अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं मैं उस पर आता हूँ। देखिए, हमारा जो चैनल है जो स्टैंडिंग कमेटीज़ का, वो तो अभी भी फ़ाल है और अहसन तरीके से चल रहा है। हम बड़े अच्छे उसमें आप ये कहेंगे फ़ैसला कौन मोड़ पे पहुँच गए हैं। जहाँ तक गंडापुर साहब का और मोहसिन नकवी साहब की आपने बात की, ये एक अच्छा मैं समझता हूँ कि वो जो विजुअल्स थे ये बड़े अच्छे विजुअल्स थे। यही वो उम्मीद है जो मैं आपसे कह रहा था कि जो लोग आपके चैनल देखते हैं उन्हें इस तरह की विजुअल्स चाहिए कि यार सियासतदान बैठे हैं, मुख्तलिफ सूबों के वज़रा आला बैठे हैं, वज़ीर बैठे हैं, सूबे बैठे हैं, मरकज़ बैठा है और बैठ के हमारे इशूज़ पे बात कर रहे हैं और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की बात कर रहे हैं। ये बात लोग सुनना चाहते हैं। लेकिन जब लोग ये सुनेंगे कि मैं इस्लामाबाद पे कब्ज़ा कर लूँगा, मैं पेस्को पे कब्ज़ा कर लूँगा, मैंने आप ही के प्रोग्राम में कहा, मैंने कहा भाई अब शौक़ से करें, हम चाबी आपके हवाले करेंगे। 350 अरब की लाइबिलिटी है, वो भी आप रखें, पेस्को आप चला लें। मैं अच्छा, फिर इनके इलेक्टेड मेंबरान सूबाई असम्बली वो जाके बिजली के दफ्तरों के ऊपर कब्जे कर रहे हैं।
ये विजुअल्स कोई नहीं देखना चाहता। सियासत के अंदर अगर इस तरह आप निज़ाम को चलाएंगे तो ये नहीं चलेगा। लेकिन आज कोर्ट के बाहर जो खावर मनेका साहब पे जो तशद्दुद हुआ वो भी लोग विजुअल वो भी नहीं देखना चाहते, नहीं देखना चाहते। जो कोर्ट के अंदर हुआ पार्टी का, मैं मीर साहब सिर्फ एक जुमला में कहूँगा, खावर मनिका हो वो कोई भी हो, कोई अदालत में गया कोई मुकदमा लेके आप उसके मुकदमे पे बात करें, अच्छा करें बुरा करें, उससे हमें गर्ज नहीं, लेकिन किसी भी इंसान के ऊपर अटैक कर देना और फिजिकल असॉल्ट करना, ये तो कल्चर है जो तरीके इंसाफ इस कौम को दे रही है। इसी की तो हम मजम्मत करते हैं, इसी को तो हम कंडेम करते हैं। अच्छा चलें इस पर भी बात करते हैं मजीद एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। ख्याल था कि आज जो गैर शरई निकाह केस है उसमें इमरान खान साहब पर जो इल्ज़ामात हैं उस पर अदालत कोई फ़ैसला सुना देगी, लेकिन जो आज अदालत में हुआ तो जो जज साहब थे वो तो फ़ैसला सुना ही नहीं सके और फिर मीडिया जो है उसको एक डॉक्यूमेंट दी गई है जिस डॉक्यूमेंट के मुताबिक जज साहब जो हैं वो ये केस सुनने से माजरत कर रहे हैं, लेकिन वो जो डॉक्यूमेंट है उसमें जज साहब के दस्तखत हमें नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल ये जो मामला है इस पे तहरीक इंसाफ ने क्या कहा है, बैरिस्टर गौहर साहब के अल्फाज के हैं, ज़रा सुनें। आज इद्दत वाला केस सेशनल सेशन जज साहब की कोर्ट में था। जज साहब ने 9 बजे ऑर्डर अनाउंस करने के लिए रखा था। जज साहब पे प्रेशर डाला गया, ये एक प्री प्लान की तरह हुआ है। जज साहब को कहा गया कि ये केस आप ना सुने। जज साहब ने ये ऑर्डर किया है कि मैं हाई कोर्ट को लेटर लिखता हूँ कि ये केस दोबारा मैंने सुनना है या किसी और जज ने सुनना है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमें मालूम है कि इस वक्त अदलिया अपनी बका की जंग लड़ रही है। हमें ये भी मालूम है कि इस वक्त अदालतों पे काफी प्रेशर है। अच्छा, अब एक तरफ वजीर आज़म साहब कह रहे हैं कि अदलिया में कुछ काली भेड़ें इमरान खान साहब को रिलीफ दिलाना चाहती हैं, दूसरी तरफ गौहर अली खान साहब कह रहे हैं कि ये सब प्री प्लान हुआ है। तो डॉक्टर साहब ज़रा ये बताएं ना कि दोनों ही साइडों से ऐसा लग रहा है कि अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, तो आप ये नहीं समझते कि इससे जो एक पाकिस्तान का जो नौजवान है जो ये सारा देख रहा है वो सोचेगा ये मेरे बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, वो इस मुल्क में रहना पसंद करेगा? देखिए मीर साहब, मैंने कोई तकरीबन 4 लाख की फ़िगर कोट की थी, मुझे याद है आप ही के प्रोग्राम में, कि 1 साल में हमारे पढ़े लिखे नौजवान पाकिस्तान से बाहर गए। आपने मुझे दुरुस्त किया था कि वो तादाद गालबन 10 लाख हो गई। 10 लाख हो गई है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये आपके सवाल का जवाब है कि 10 लाख पढ़े लिखे पाकिस्तानी नौजवान हुनरमंद जो आपके इस निज़ाम में पाकिस्तान में एक हमारा असासा थे वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। आखिर इस मायूसी क्यों है, किस वजह से है? वो इसीलिए कि जब वो देखते हैं कि वो लोग जो जिनसे उम्मीद की जाती है, जिन पर तवक्को है और जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने मुल्क का निज़ाम दिया है बेहतर बनाने के लिए, ठीक करने के लिए, इसमें मौजूद खामियों को दूर करने के लिए, हमारी मुआशरती नाहमारियाँ जो इस फ्रस्ट्रेशन का सबब बनती है नौजवानों को, उनको दुरुस्त करने के लिए वो बाम दस्तों के रिबां हैं, वो आपस में उलझ रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि वो लेकिन देखें नौजवानों को मसाइल वो की जो बात नौजवान है वो ये भी तो सोचते होंगे ना कि ये खावर मानेका साहब हैं, ये जब बुशरा बीबी खतून अव्वल थी तो बिल्कुल खामोश रहे और इन्होंने 2.5-3 साल कोई शिकायत नहीं की, और जैसे ही हुकूमत ख़त्म हुई तो उसके बाद इन्होंने 25 नवंबर 2023 को इन्होंने बानी PTI और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दौरान इद्दत नाजायज़ केस जो है ये दायर किया, और उसके बाद फिर 11 दिसंबर 2023 इस्लामाबाद की ज़िला अदालत ने गैर शरई निकाह केस को काबिल समाअत करार दिया। 16 जनवरी 2024 को फिर इन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है बानी PTI पे और बुशरा बीबी पे। 3 फरवरी 2024 को इस्लामाबाद की एक ज़िला अदालत ने इनको फिर इलेक्शन से कुछ दिन पहले 7 साल कैद की सज़ा सुना दी, और फिर इस पर ये बानी PTI और बुशरा बीबी जो है 23 फरवरी को इन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया और 23 मई को सज़ा के ख़िलाफ़ फैसलों पे फ़ैसला महफूज हुआ है, और 29 मई को फ़ैसला सुनाया जाना था लेकिन फ़ैसला नहीं सुनाया जा सका। तो इस पे मैं सिर्फ एक जुमला कह दूँ जी, ये जो इद्दत केस में इमरान खान साहब को सज़ा हुई है 8 फरवरी के इलेक्शन से चंद दिन पहले, ये सज़ा इलेक्शन में हमारे ख़िलाफ़ गई है। अच्छा, बिल्कुल खिलाफ गई है। तो जो आज हुआ है कि फ़ैसला जज ने सुनाना था लेकिन वो फ़ैसला नहीं सुना सके और डॉक्यूमेंट आपने देख लिया है कि उनके दस्तखत नहीं है, तो अली ज़फ़र साहब ये तो फिर आपको फ़ायदा हुआ, आज हुआ उसका भी आपको फ़ायदा हुआ, जो इलेक्शन से पहले हुआ उसका भी आपको फ़ायदा हुआ। इमरान खान साहब को एक मज़लूम आदमी बनाने की कोशिश की जा रही है कि जिसके खिलाफ बारे में जज साहब ने आज फ़ैसला सुनाना था लेकिन वो फ़ैसला नहीं सुना सके, और जो खावर मानेका साहब हैं जो
इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हर तरह के फ़ायदे उठाते रहे, वो आज मुक्का लहरा रहे थे और कामयाबी का, विक्ट्री का निशान बना रहे थे। ये देखें, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ मीर साहब। बेसिकली तो केस का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ़ैसला होगा, लेकिन कोई ज़रूर प्रेशर ऐसा हुआ है जज साहब के ऊपर, जो उन्होंने कहा है कि, या सुनने में आया है कि कहा है कि मैं ये केस शायद नहीं सुनूं, और उसका मकसद सिर्फ ये होगा कि फ़ैसला डिले होगा, और डिले का नुकसान हमें है और फ़ायदा हुकूमत को है कि उसकी वजह से इमरान खान साहब उतनी देर मज़ीद रहेंगे जेल में। तो ये फ़ायदा तो किसी सूरत में हमें नहीं बल्कि नुकसान है। लेकिन मानेका साहब ने आज जो भी कुछ कहा, और बड़ा कुछ कहा जो मैं दोहरा नहीं सकता, गलत बातें की, उसके बावजूद जो उनके ऊपर हमला हुआ, मैं उसको ज़ाती तौर पे कंडेम करता हूँ। मैं बड़ा परेशान हुआ जब मैंने देखा कि ये वकला ने किया है, तो मैंने फ़ौरन इसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। हमारी बहुत सारी विमेन जो MPAs MNAs हैं वो उधर मौजूद थीं, और उन्होंने कहा कि मानेका साहब बहुत गलत बातें कर रहे थे, लेकिन हम बर्दाश्त करते रहे। मैंने जो वकील थे हमारे PTI के, उनसे भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि हमने वो बातों के बावजूद हमने पूरी तरह बर्दाश्त किया, क्योंकि हम यकीन रखते थे कि जज साहब जो हैं वो फ़ैसला सुनाएंगे आज, और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला सुनाएंगे। लेकिन जो अटैक हुआ उनके ऊपर, वो मैंने वीडियोस भी देखी और पता भी किया, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि वो PTI के वकील नहीं थे, वो पता नहीं कौन थे। लेकिन बार काउंसिल्स और पंजाब बार काउंसिल स्पेशली से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पता करें कि वो वकील कौन थे और उनका लाइसेंस कैंसिल करें। लेकिन यकीनी तौर पे वो PTI के नहीं थे। PTI ने तो थ्रू आउट, हालांकि हमें पता है कि हमारे ख़िलाफ़ नाइंसाफ़ी होती रही है, चाहे साइफ़र केस हो जाए, चाहे तोशाखाना केस हो जाए, चाहे इद्दत का केस हो जाए। हमने तो खुद देखा है, मैंने जाके ये किस किस्म का ट्रायल चला और जज साहब ने क्या किया। उसके बावजूद हमने कानूनी रास्ता अपनाया। हमने बिल्कुल ना जज के ख़िलाफ़ ज़ाती कोई बात की, फ़ैसले में बात की, और अपील में सब कुछ लिखा कि क्या कुछ हुआ है, और हम वो मुकदमा हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं सारे मुकदमे। अच्छा, आपने एक बड़ी अहम बात कहना कि आपने एक बहुत ही अहम बात की है कि किया बिल्कुल गलत जिस वकील ने खावर मानेका साहब पर आज हमला किया है, बार काउंसिलें तहकीकात करें कौन आदमी है और उसका लाइसेंस मनसूख किया जाए, ये आपकी तरफ से मुतालबा आया है। तारिक फजल चौधरी साहब, आप इस मुतालबे की हिमायत करते हैं? मैं इसकी 100% हिमायत करता हूँ, और अली ज़फ़र साहब ने इस वाक़े के हवाले से जिस क्लैरिटी से बात की है, मैं उसे भी अप्रिशिएट करता हूँ। ये बात होनी चाहिए। मैंने इससे पहले कहा ना कि डिसेंट और ख़ानदानी लोग मौजूद हैं कि किसी न किसी जगह जहाँ होते हैं वो नज़र आते हैं। अब इन्होंने बड़ी क्लैरिटी से बात की है। ठीक है, इन्होंने कहा हमारे वो वकील नहीं है, उनका लाइसेंस कैंसिल हो। अली ज़फ़र साहब ने, मैं इसकी बिल्कुल अच्छा, अब ये बड़ी ही अच्छी बात है कि आप दोनों इस पे इत्तेफाक कर रहे हैं। तो अब ये बार काउंसिलों का इम्तिहान है। जो विजुअल्स हैं उसमें साफ नज़र आ रहा है कि खावर मानेका साहब पर हमला करने वाला शख्स कौन है। जो खावर मानेका साहब ने कोर्ट के अंदर किया वो भी काबिल मज़म्मत है, जो उनके साथ कोर्ट के बाहर हुआ वो भी काबिल मज़म्मत है। अब ये बार काउंसिलों का इम्तिहान है कि इस वकील साहब को आइडेंटिफाई करके आप इसका लाइसेंस कैंसिल करें। इस पे अली ज़फ़र साहब का और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब का इत्तेफाक है, और इत्तेफाक जो है वो पूरी कौम ने सुन लिया है। ये एक, मैं ये समझता हूँ कि बहुत गर्म मौसम है, झुलसा देने वाली गर्मी है, लेकिन उसमें ये खुशगवार हवा का झोंका है। इन दोनों के दरमियान एक जो इत्तेफाक राय हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक वक्फ़ा लेता हूँ और वक्फ़े के बाद कुछ और मौज़ूआत हैं उस पर भी बात करेंगे। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। आज इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मुझे एक लापता शायर हैं जिनके बारे में आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये बताया गया कि उनका पता मिल गया है। तो उस लापता शायर जिनके बारे में वज़ीर कानून ने, अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि उनका पता मिल चुका है, उनकी अहलिया मोहतरमा जो है वो मुझे मुसलसल पैगामात भेज रही हैं, मैसेजेस भेज रही हैं। मुख्तलिफ़ ज़राए से मुझे उनके पैगामात मिल रहे हैं और वो कह रही हैं जी कि कोर्ट को बताया गया था कि अहमद फराद साहब जो हैं वो धीर कोट थाने में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर का इलाका है धीर कोट। तो सुबह जब बताया गया तो वो धीर कोट रवाना होगी। जब वो धीर कोट पहुँची तो धीर कोट थाने ने कहा जी कि वो तो हमारे पास नहीं है, उनको तो मुजफ्फराबाद वाले ले गए हैं, मुजफ्फराबाद पुलिस। और उस पर जो उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है, ये देखें कि ये आज सुबह 29 मई की सुबह 7 बजे FIR दर्ज हुई है।
और उसके बाद जब वो वहाँ पहुँचती हैं धीर कोट, वहाँ से कहा गया वो मुजफ्फराबाद में है। उन्होंने लिख के दे दिया जी वो मुजफ्फराबाद में मोहम्मद मंजूर हुसैन चुगताई साहब जो हैं सब इंस्पेक्टर थाना उनके मुजफ्फराबाद के थाने उनके पास हैं। उनकी वाइफ वहाँ पहुँची, अब वो कह रही हैं जी वो वहाँ पे भी उनको नहीं मिले। तो ये जो सूरत हाल है इसमें ऐसा लग रहा है कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर साहब जो हैं उनके साथ किसी ने गलत बयानी की, उन्होंने फिर वही बात जो है वो कोर्ट के सामने कर दी। अब कोर्ट में कही गई बात अगर ऑनर नहीं होती तो इससे सिर्फ जुडिशरी का नहीं पूरी स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका जो इमेज है ये ख़राब होता है। तो तारिक फजल चौधरी साहब आपके और हमारे मोहतरम हैं वज़ीर कानून साहब, और इतने रिस्पेक्टेबल आदमी हैं, तो उनकी कही हुई बात जो है वो अगर सही दुरुस्त साबित ना हो, आपके ख्याल में पूरी हुकूमत पाकिस्तान जो है इसका इमेज नहीं ख़राब होता? अमीर साहब, एक तो जो वज़ीर कानून होता है वो हर गवर्नमेंट में बहुत ज़िम्मेदार मनसब होता है, और हमारे जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, मैं ज़ाती तौर पे उन्हें जानता हूँ, वो एक इंतहाई ज़िम्मेदार शख्सियत हैं अपनी ज़ाती हैसियत में भी। लिहाजा उनकी तरफ से मैं कतई तौर पे ये तवक्को नहीं करता कि कोई ऐसा बयान कोर्ट में दिया गया होगा जो कि हकीकत के मुनाफी हो, ये हो ही नहीं सकता। इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हो सकते हैं, जैसे कि आपने बताया ज्यूरिसडिक्शन, एक पर्चा है, 2 पर्चे हैं, ज्यूरिसडिक्शन का मामलात हैं। फिर फैमिली को अगर थाने में भी हैं उनसे मकामी पुलिस ने मिलने दिया नहीं मिलने दिया, ये इसी तरह की बात होगी, वरना अदालत से गलत बयानी इसका तो मैं अच्छा, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उन्होंने टेलीकॉम कंपनीज़ को कहा है कि जो फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग है और डेटा तक रसाई है ये आप नहीं करेंगे। ये अच्छा फ़ैसला है? अच्छा फ़ैसला है। अगर देखें इसके ऊपर बहुत सारी बात इससे पहले भी हुई है, और ऑडियो लीक्स और सारी चीज़ें, ये चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएं और हम इस डिबेट से बाहर निकल आएँ तो मेरा ख्याल है कि वो कहते हैं ना कि ज़माने में और भी क्या, वो शेर आप ज़रा दुरुस्त पनपने की क्या बातें हैं। हाँ जी, हाँ, वो और भी बहुत सारे मसाइल हैं। अच्छा, अली ज़फ़र साहब ये बताएं ना आखिर में आप भी कि बाबर सत्तार साहब ने जो फैसला किया है कि टेलीकॉम कंपनीज जो हैं इनको ना तो वो अब वो कह रहे हैं कि आपको फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने की इजाज़त है, ना ही डाटा तक रसाई जो है वो आप किसी को देंगे। तो ये आपके ख्याल में इस फैसले के पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उस पर मुस्बत असरात होंगे या मनफी असरात होंगे? देखिए, बड़ा अच्छा फ़ैसला है, बिल्कुल कानून के मुताबिक है, और होता भी ये है, कानून भी ये है कि आप किसी किस्म की सर्वेलेंस नहीं कर सकते, कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, और स्पेशली जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं जिन्होंने चलाना है, जिनका कारोबार है प्रोवाइड करना ये टेलीफोनिक सर्विसेज, उनको तो बिल्कुल इजाज़त नहीं होती। अगर आपको कोई टेररिज्म का मसला है या कोई ऐसा इशू है जिसमें आपको सर्वेलेंस करनी है, तो फिर आप पहले इजाज़त लेते हैं अदालत से, आप उसकी वजूहात देते हैं इन कॉन्फिडेंस, और उसके बाद उसकी सर्वेलेंस की इजाज़त आपको मिलती है, और आप पर्टिकुलर उस शख्स की सर्वेलेंस कर सकते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग हो सकती है जिसके खिलाफ कोई टेररिज्म या इस किस्म का कोई स्मगलिंग का इल्ज़ाम हो या इस किस्म का कोई संगीन। तो ये फैसला कानून के मुताबिक है, लेकिन इसलिए नहीं कि आप लोगों की प्राइवेट कन्वर्सेशंस। जी, लेकिन इसमें एक बात जो है मैं अर्ज़ करूँगा, अली ज़फ़र साहब ने जो बात की है, सर्वेलेंस इंटेलिजेंस के इदारों के लिए, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसमें दहशतगर्दी और उसके साथ अलाइड और बहुत सारे इशू हैं, उसमें अदालत की अगर आप इजाज़त लेने के चक्कर में पड़ जाएँ तो मुझे नहीं समझ लगती कि उसका प्रोसेस क्या है, उसमें टाइम फ्रेम कितना है। ज़रूरी है ना कि फिर अदारे आपस में लड़ाई ना करें। हाँ। ठीक बात है, ये बात। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब और अली। मैं भी आखिर में ये गुजारिश करूँगा कि ये पाकिस्तान जो है ये सबका मुल्क है, और इस मुल्क को एक आइन और कानून के तहत चलाया जाना चाहिए, और इस मुल्क के जो इदारे हैं अगर वो सुबह से लेकर शाम तक वो इसी तरह के हमें मैसेजेस देंगे और इस तरह के फ़ैसले करेंगे कि लगे ये कि एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ हैं, और जो एक दूसरे के साथ वो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा नहीं कर रहे, तो फिर जो नौजवान नस्ल है उसको आप मायूसी के अंधेरों में धकेल रहे हैं। प्लीज़ खुदा के लिए ये आपस की जो लड़ाई है इसको बंद कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।